हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द न्यूक्लियस ऑफ केमिस्ट्री। तो आज क्लास 10th केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, उसका लेक्चर नंबर है ये 5। और आज अगेन इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के बारे में। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन अराइज होता है हमारे पास, एनसीईआरटी के अंदर आपको दिया गया है, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। तो आपको ये बोला गया है कि जो हमारे एसिड्स होते हैं उनको अगर पानी में डिसॉल्व करेंगे तो क्या चीज़ है जो एक कॉमन फॉर्म में हमको दिखाई देती है, और सिमिलरली अगर हम लोग बेसिस को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो उसके अंदर बेसिक कैरेक्टर आया है, यानी बेस के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि कॉमन फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ये आपको इंडिकेट करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एसिड्स की। तो एसिड्स को मैंने आपको पहले भी बताया था, जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तभी वहाँ पर आपको एसिड्स को डिफाइन करके बताया था मैंने कि एसिड्स आर ऑल दो सब्सटेंसेस विच गिव्स अस H+ एक्वा साइन या फिर H3O+ आयन, जिसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं, अगर हम लोग उनको पानी के अंदर डिसॉल्व किया करते हैं। तो अगर आपने HCl फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पानी के अंदर अगर इसको डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये जो HCl है वो H+ आयन रिलीज करेगा। याद कीजिए मैंने क्या बताया था आपको कि जो H+ आयन होता है वो अनस्टेबल होता है, और उसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या होता है हमारे पास, ये जो H3O मॉलिक्यूल है ये H+ एक्सेप्ट कर लेता है। H+ एक्सेप्ट करने के बाद ये आपका जो मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका H3O+ के अंदर। ये इस H3O+ को क्या बोलते हैं, याद कीजिए मैंने आपको बताया था H3O+ को हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। यानी HCl को जब आप वाटर के अंदर प्लेस करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। और ये हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, क्योंकि HCl जो है आपका वो डिसोसिएट हुआ है H+ एंड Cl- के अंदर। इस H+ को इस H2O ने एक्सेप्ट कर लिया है और कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, H3O+ के अंदर, जिसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन के नाम से जानते हैं। यानी यहाँ पर HCl ने H+ आयन को क्या किया है, रिलीज किया है, और Cl- आयन को भी रिलीज किया है। तो ये H+ आयन रिलीज करने की वजह से इसके अंदर कौन सा कैरेक्टर आया है, एसिडिक कैरेक्टर आया है। अगेन देखें, H2SO4 वाटर के अंदर प्लेस करेंगे, क्या होगा, अगेन ये आपका डिसोसिएट होगा, H+ आयन देगा, एक देगा आपको HSO4- आयन। ये जो H+ आयन है अगेन वाटर मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन होके कन्वर्ट हो जाएगा आपका H3O+ के अंदर, और जो हमारा नेगेटिवली चार्ज आयन है एनाइन है HSO4-, वो आपका पानी के अंदर डिसोसिएटेड फॉर्म में अलग हो जाएगा। यानी आपको यहाँ पर भी साफ साफ नजर आ रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4 भी पानी के अंदर डिसॉल्व करने पर क्या रिलीज कर रहा है, H+ आयन या फिर H3O+ आयन रिलीज कर रहा है। HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसको पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो क्या मिलता है अपने को मिलेगा अगेन एक H+ आयन और एक मिलेगा नाइट्रेट आयन जो कि NO3- होता है। H+ आयन अगेन अनस्टेबल होने की वजह से किसके साथ कंबाइंड होगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ, और हमारा फॉर्मेशन करेगा H3O+ आयन का, जिसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं। तो इन सारे एग्जाम्पल में ये जो हम लोगों ने एसिड्स लिए जो कि पावरफुल एसिड हैं, जिनको मिनरल एसिड्स भी बोला जाता है, इनको अगर मैंने पानी में डिसॉल्व किया तो क्या चीज़ नजर आई आपको, ये सारे के सारे जो एसिड हैं वो H+ एक्वा साइन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यानी ये पानी में डिसॉल्व करने पर H+ आयन रिलीज कर रहे हैं, जो कि अनस्टेबल होने की वजह से पानी के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड होके H3O+ आयन यानी हाइड्रोनियम आयन का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन। यानी अगर आपसे पूछा जाता है कि जो एसिड्स हैं, यानी 10th क्लास के अंदर जो भी हम लोग एसिड्स पढ़ते हैं उनमें क्या चीज़ कॉमन है, तो उनमें एक चीज़ कॉमन है कि अगर हम उनको पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या चीज़ रिलीज करते हैं, वो रिलीज करते हैं H+ एक्वा साइन, H+ एक्वा साइन। और ये H+ एक्वा साइन कंबाइंड होता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ में, कन्वर्ट हो जाता है H3O+ आयन यानी हाइड्रोनियम आयन के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, क्या चीज़ कॉमन है, इट इज़ क्लियर दैट ऑल एसिड्स रिलीजेस कौन से आयन, H+ एक्वा साइन, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे उनको H3O+ आयन, जिनको हाइड्रोनियम आयन भी बोला जाता है। जब आप इन एसिड को क्या काम करेंगे, पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे, तो हमको ये समझ में आया कि जो हमारे जितने भी एसिड्स हैं उनमें कॉमन चीज़ क्या है कि वो H+ एक्वा साइन या फिर हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेंगे अगर हम लोग उनको पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं। चलिए बात करते हैं बेसिस की। बेसिस के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, तो बेसिस को अगेन अगर आप पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको यहाँ पर अगेन एक कैटायन मिलेगा और एक एनायन मिलेगा, यानी एक पॉजिटिवली चार्ज आयन मिलेगा, एक नेगेटिवली चार्ज आयन मिलेगा। लेकिन इस बार अगर आप गौर करें तो पानी में अगर आप डिसॉल्व करेंगे किसी बेस को तो यहाँ पर आपको सभी जगह OH- आयन रिलीज होता हुआ नजर आएगा। तो आप कोई भी बेस उठा लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH,
पानी के अंदर डिजोल्व करेंगे, क्या मिलेगा अपने को, Na+ आयन, सोडियम पॉजिटिव आयन, और साथ साथ में मिलेगा OH- आयन। इस OH- आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। याद रखिएगा क्या नाम है इसका, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। यानी जो हमारे बेस है वो पानी में डिजोल्व होने पर कौन से आयन रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं, याद रखिएगा। तो NaOH को पानी में डिजोल्व किया, क्या बनाया उसने, Na+ आयन और हाइड्रोक्साइड आयन OH-। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डिजोल्व करेंगे तो क्या बनाएगा, K+ आयन, पोटेशियम पॉजिटिव आयन, और OH- आयन जिसको हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। अगेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डिजोल्व करने पर कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्साइड आयन 2 हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे, क्योंकि CaOH लिखा हुआ है तो साफ साफ नजर आ रहा है कि जो हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन है वो कितने डिसोसिएट होंगे, 2 OH- आयन रिलीज होंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अगर पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, Mg2+ कैटायन बनेगा हमारे पास, मैग्नीशियम पॉजिटिव कैटायन, और साथ ही साथ 2 हाइड्रोक्साइड आयन आपके रिलीज होंगे। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये जितने भी बेसेस हैं इनके अंदर कॉमन चीज़ क्या है कि जब हमने इनको पानी के अंदर डिसॉल्व किया तो इन्होंने OH- आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन का क्या किया, फॉर्मेशन किया। यानी बेसिस को अगर हम लोग पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो हमको कॉमन फॉर्म में क्या चीज़ नज़र आती है, OH- आयन एक्वस फॉर्म में नज़र आते हैं, जिसको हम लोग कौन से आयन भी बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन भी बोला करते हैं। ये चीज़ बेसिस के अंदर कॉमन है। तो बेसिस के अंदर क्या कॉमन है, देख लीजिए लिखा हुआ है साफ साफ, फ्रॉम द अबव एग्जांपल इट इज क्लियर दैट ऑल बेसिस रिलीजेस कौन से आयन, OH- आयन या हाइड्रोक्साइड- आयन इन कॉमन व्हेन दे आर डिजोल्व इन वाटर, जब उनको पानी के अंदर क्या किया जाता है, डिजोल्व किया जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि एसिड्स के अंदर क्या चीज़ कॉमन है और बेस के अंदर क्या चीज़ कॉमन है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है आपकी एनसीईआरटी के अंदर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एल्कली। बेस और एल्कली के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए बेस और एल्कली के बीच में एक जो सिंपल सा डिफरेंस है वो ये है कि जितने भी बेस ऐसे होते हैं जिनको पानी के अंदर डिसॉल्व किया जा सकता है, या हम सिंपली ये कह सकते हैं कि वाटर सॉल्युबल बेसेस जो होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, एल्कली। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्कली, एल्कली आर वाटर सॉल्युबल बेसेस। देखिए इस दुनिया में जो भी बेसेस हैं उनमें से बहुत सारे बेस पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं और कई सारे बेस ऐसे भी हैं जो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। लेकिन अपने 10th लेवल पे हम जो बेस पढ़ रहे हैं हम सिर्फ उन बेसिस के बारे में पढ़ रहे हैं जिनको पानी में डिसॉल्व किया जा सकता है। तो हम बेसिकली बेसिस के बारे में नहीं पढ़ रहे, आप 10th क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं एल्कली के बारे में। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एल्कली के बारे में, क्योंकि आपने बेस की डेफिनेशन क्या पढ़ी है कि बेसिस आर बेसिकली दोज कंपाउंड्स विच रिलीजेस OH- आयन और हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। यानी हम लोग कौन से बेस के बारे में बात पढ़ रहे हैं, हम लोग बात जो कर रहे हैं बेसिस की वो उन बेसिस की बात कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर जिनको पानी में डिसॉल्व किया जा सकता है। और वो सारे के सारे बेसिस जिनको पानी में डिसॉल्व किया जा सकता है वो क्या कहलाते हैं, आपके एल्कली कहलाते हैं, याद रखिएगा। यानी इस चैप्टर के अंदर जो भी बेसिस आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो बेसिकली बेस ना होकर बेस का एक सिंपल सा पार्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कली। तो एल्कली के लिए एक टर्म इस्तेमाल होता है कि ऑल एल्कलीज आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट एल्कली। यानी जितने भी एल्कली हैं वो बेस तो हो सकते हैं, बेस तो होते ही हैं, लेकिन जितने भी बेसिस हैं वो आपके एल्कली हों ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एल्कली की डेफिनेशन क्या है, वाटर सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज एल्कली। तो वो बेस जो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हम उनको एल्कली नहीं कह सकते, लेकिन उनको बेस ज़रूर कहेंगे। लेकिन उन बेस को डिफाइन कैसे किया जाएगा ये आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। वो डिफरेंट डेफिनेशन है उस बेस की, आप अलग अलग तरीके के बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। 10th क्लास में आपको केवल उन्हीं बेसिस के बारे में पढ़ाया जा रहा है जिनको पानी में डिसॉल्व किया जा सकता है, और पानी में डिसॉल्व करने पर वो OH- आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं। यानी उनको क्या बोला जाता है, एल्कली भी बोला जाता है, याद रखिएगा। ओके यानी आपको अगर कहीं भी एल्कली लिखा हुआ नजर आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, एल्कली का मतलब सिंपल सा है, बेस के बारे में ही बात हो रही है, लेकिन वो बेस कौन से हैं, वाटर सॉल्युबल बेस हैं, ये याद रखिएगा। ओके नाउ नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आपके जो एसिड्स और बेसिस हैं उनको किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। तो जो हमारे एसिड्स एंड बेसिस हैं बेसिकली दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, या तो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे, या फिर आपके वीक एसिड और कैसे बेसिस होंगे, आपके वीक बेसिस होंगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम किन एसिड्स को स्ट्रॉन्ग बोलेंगे, किन बेसिस को स्ट्रॉन्ग बोलेंगे, एंड सिमिलरली वो कौन से कंपाउंड होंगे, वो कौन से एसिड होंगे जो वीक एसिड्स की कैटेगरी में आएंगे, और कौन से बेसिस ऐसे होंगे जो वीक बेसिस की कैटेगरी में आएंगे।
ओके एक बहुत ही जनरल और सिंप्लीफाई चीज़ जो है इसको समझने के लिए वो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी लेबोरेटरी में इस्तेमाल होने वाले एसिड्स और बेसिस होते हैं जिनको हम लोग इनटेक नहीं कर सकते, जिसको डायरेक्ट इनटेक नहीं किया जा सकता, जिसको हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते, वो सारे के सारे आपके एसिड्स और बेसिस क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसिस कहलाएंगे, क्योंकि इनको अगर आप टेस्ट करेंगे तो बहुत ही हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। तो जिनको टेस्ट नहीं किया जा सकता, जिनको हम लोग लेबोरेटरी में इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस कहलाते हैं। और जिन एसिड्स और बेसिस को हम लोग फूड के थ्रू इनटेक कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे पास वीक एसिड्स और वीक बेसिस कहलाते हैं। ये कॉमन सी डेफिनेशन हो गई, लेकिन केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर ऑल दोज कंपाउंड्स विच डिसोसिएट इनटू देयर रेस्पेक्टिव आयंस 100%। यानी अगर आप पानी के अंदर उनको डिसॉल्व करेंगे तो वो 100% अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाएंगे। क्या मतलब है इस चीज़ का, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए हमारे पास HCl है और HCl के आपके पास 100 मॉलिक्यूल है। कितने मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास? 100 मॉलिक्यूल्स हैं। आपने इसको पानी के अंदर डिसॉल्व किया और पानी में डिसॉल्व करने पर अगर ये 100 आपके H+ आयन रिलीज़ करता है और 100 ही क्या रिलीज़ करता है? आपके Cl- आयन। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका HCl है उसका पानी के अंदर डिसॉल्व करने पर उसका जो डिसोसिएशन है वो कितना हो गया है? 100%। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने पानी के अंदर डिसॉल्व किए थे वो सारे के सारे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में क्या हो गए हैं? डिसोसिएट हो गए हैं। तो ऐसे जो भी एसिड्स होते हैं जिनको पानी में डिसॉल्व करने पर वो 100% अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में, यानी जिनसे वो मिलके बने हुए हैं, उसमें अगर डिसोसिएट हो जाते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाएंगे। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेसिस का मतलब भी यही है कि अगर आपने पानी के अंदर किसी बेस को डिसॉल्व किया तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने पानी के अंदर डिसॉल्व किए किसी पर्टिकुलर बेस के, अगर वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया पानी के अंदर जाने पर, नंबर ऑफ कैटायंस और नंबर ऑफ एनायंस उतने ही बने जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने बेस के डिसॉल्व किए थे, तो वो आपका क्या कहलाएगा? एक स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगेन समझिए ज़रा, मान लीजिए आपने 1000 मॉलिक्यूल्स जो है वो NaOH के पानी के अंदर डिसॉल्व किए और पानी के अंदर डिसॉल्व करने पर आपने देखा कि 1000 हमारे पास Na+ आयन बने और 1000 ही हमारे पास क्या बने? OH- आयन। यानी यहाँ पर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए थे, कितने मॉलिक्यूल लिए थे आपने NaOH के? 1000 मॉलिक्यूल्स लिए थे। पानी में डिसोसिएट करने पर, पानी में डिसॉल्व करने पर जो हमारे पास नंबर ऑफ Na+ आयन है और Cl जो OH- आयन है वो भी कितने कितने बने हमारे पास? 1000 ही बने हैं। यानी यहाँ पर NaOH के अंदर 1000 Na+ आयन थे, 1000 ही हमारे पास OH- आयन थे। पानी के अंदर डिसॉल्व करने पर वो सारे के सारे हमारे डिसोसिएट हो गए, यानी NaOH क्या हो गया? हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस के बारे में। स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर दोज कंपाउंड्स which gets 100% dissociated into their constituent ions when they are dissolved in water। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस वो हैं जिनको पानी में अगर हम लोग डिसॉल्व करेंगे तो वो 100% अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में क्या हो जाते हैं? डिसोसिएट हो जाते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस बोला करते हैं। अब बात आती है हमारे पास वीक एसिड्स और वीक बेसिस की। तो वीक एसिड और वीक बेस का मतलब क्या है? जो पार्शियल डिसोसिएशन शो करें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल डिसोसिएशन? कि मान लीजिए अगर आपने किसी पर्टिकुलर वीक एसिड के, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है हमारे पास CH3COOH। तो मान लीजिए आपके पास में 100 मॉलिक्यूल आपने लिए CH3COOH के, जो कि हमारे पास एसिटिक एसिड है, इसको पानी के अंदर डिसॉल्व किया। लेकिन पानी के अंदर डिसॉल्व करने पर आप क्या देख रहे हैं? आपको दिखाई दे रहा है कि केवल 15 ही आपको CH3COO- मिल रहे हैं और बाकी आपको 15 ही क्या मिल रहे हैं? आपको H+ आयन मिल रहे हैं। यानी यहाँ पर आपने मॉलिक्यूल तो लिए थे 100, लेकिन जो डिसोसिएशन हो रहा है वो केवल 15 मॉलिक्यूल्स का ही हो रहा है। यानी 85 मॉलिक्यूल्स जो है आपके पानी के अंदर अनडिसोसिएटेड फॉर्म में डले हुए हैं, CH3COH की फॉर्म में डले हुए हैं। तो ऐसे जो एसिड हैं जो पानी के अंदर डिसॉल्व करने पर केवल पार्शियल डिसोसिएशन शो करते हैं, 100% अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में डिसोसिएट नहीं होते, उनको हम लोग क्या कहते हैं? वीक एसिड्स की कैटेगरी में वो आते हैं। सिमिलरली वीक बेसिस का मतलब भी यही होता है कि पानी के अंदर डिसॉल्व करने पर अगर वो पार्शियल डिसोसिएशन शो करें,
यानी आपका जो मॉलिक्यूल है अगर आप उसको पानी में डिसॉल्व करें तो वो 100% अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में डिसोसिएट ना हो तो वो क्या कहलाएंगे, आपके वीक बेसिस कहलाएंगे। सिमिलरली वीक एसिड्स भी कहलाएंगे अगर वो पानी के अंदर कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहे। तो जैसे फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल समझिए, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में कौन कौन से आएंगे, आपको साफ साफ दे रखा है कि जितने भी मिनरल एसिड्स हैं, मिनरल एसिड्स का मतलब लैबोरेटरीज के अंदर इस्तेमाल होने वाले एसिड, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे के सारे जो मिनरल एसिड हैं जो हम लोग लैबोरेटरी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ये किस कैटेगरी में आएंगे, आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में आएंगे। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जाम्पल क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा, ये किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जाम्पल हो जाते हैं। वीक एसिड्स की बात कर लें, वीक एसिड्स कौन कौन से आएंगे। सबसे पहला हमारे पास एसिटिक एसिड, जिसकी डाइल्यूटेड फॉर्म को हम लोग विनेगर भी बोलते हैं। तो विनेगर के अंदर आपको क्या मिलता है, डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड रेड आंट के अंदर पाया जाता है। रेड आंट को हम लोग फॉर्मिका भी बोलते हैं। उसके अंदर फॉर्मिका क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि वो क्या रिलीज करती है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को मेथेनोइक एसिड भी बोला जाता है। आगे आने वाले लेक्चर्स में इनके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, परेशान मत होइएगा। अभी सिर्फ एक जस्ट एक आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इनके बारे में, वीक एसिड्स के बारे में। एसिडिक एसिड विनेगर के अंदर मिलता है, फॉर्मिक एसिड रेड आंट के अंदर मिलता है, सिट्रिक एसिड या फिर साइट्रिक एसिड ये कहां पर मिलता है, जितने भी सिट्रस फ्रूट है, फॉर एग्जांपल लेमन है, ऑरेंज है, उन सभी के अंदर क्या मिलता है अपने को, सिट्रिक एसिड या फिर साइट्रिक एसिड। टार्टरिक एसिड आपको टैमरिंड यानी इमली के अंदर दिखाई देता है। लैक्टिक एसिड किसमें मिलता है, आपको मिल्क के अंदर मिलता है। ऑक्सैलिक एसिड मेन आपको टोमेटो के अंदर दिखाई देता है। मैलिक एसिड आपको एप्पल के अंदर मिलता है। ये सारे के सारे जो एसिड्स हैं आपको दिख रहा होगा कि फ्रूट्स जो हम लोग डेली बेसिस पे खाते हैं उनके अंदर मिल रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जिनको हम लोग इनटेक कर रहे हैं वो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल ही होती हैं, यानी उनके अंदर ये जो एसिड पाया जा रहा है इसकी जो इंटेंसिटी है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होगी जो हमारी बॉडी को क्या करे, किसी तरीके का हार्म पहुंचा सके। यानी जितने भी एसिड हैं जिनको हम लोग फूड के थ्रू या वेजिटेबल्स के थ्रू इनटेक कर सकते हैं, ये सारे किसकी कैटेगरी में आएंगे, आपके वीक एसिड्स की कैटेगरी में आएंगे। वीक बेसिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो वीक बेसिस हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। आपने एक सिरप सुना होगा, डाइजीन सिरप होता है जिसको हम लोग एंटासिड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगर बॉडी में एक्सेसिव क्वांटिटी में एसिड जनरेट हो जाता है तो डाइजीन करके एक सिरप आता है जिसको लिया जाता है। उस डाइजीन में मेन जो आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, एंटासिड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, कंप्लीट डिटेल कराऊंगा आपको, परेशान मत होइएगा। अभी बस खाली एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको। तो कौन कौन से बेस हो गए हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं एटसेट्रा। ये किस कैटेगरी में आएंगे, हमारे वीक बेसिस की कैटेगरी में आएंगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक कर दीजिए। इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सीरीज़ का फ़ायदा उठा सकें। आप इसी चैनल को हर तरीके से सपोर्ट करते रहिए। इस चैनल पे आपको गुड क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सारी की सारी चीज़ें क्लास 10th केमिस्ट्री की जो आपके लिए रिक्वायर्ड हैं, सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो लेक्चर्स के थ्रू लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।